चलिए साहब, तो अब हम लोग क्या बताने वाले हैं आपको कि देखिए, हमने ये समझ लिया कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होता है। अब सुनिएगा ध्यान से। आप जब कई बार वर्ड सुनते हैं डाइसैकेराइड, ऐसा नाम सुना होगा आपने, आगे मैं भी बताऊंगा। कई बार आप वर्ड सुनते हैं डाइसैकेराइड, तो कॉमनली खूब वर्ड सुनते हैं। कई बार टेट्रासैकेराइड भी वर्ड सुन लेते हो। डाइसैकेराइड कॉमनली यूज्ड वर्ड है। अब बताओ, अगर मैंने डाइसैकेराइड बोला तो आपको नाम से क्या पता चला जहां पर दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हैं? तो सिंपली आपसे पूछेगा डाइसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो भाई ये ओलिगोसैकेराइड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 के बीच में जो भी मोनोसैकेराइड वाला यूनिट होगा वो सब डाइसैकेराइड बनाता है। तो ये बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होइएगा सर डाइसैकेराइड के बारे में आपने नहीं बताया। अरे डाई ट्राई पेंटा भेंटा जो भी है सब आ जाएगा ओलिगो में ही, 10 के बीच में जो भी है, 2 से 10 के बीच में, ठीक है। और 10 से अधिक जैसे ही हुआ फिर वो गया पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, और जो मोनोसैकेराइड अच्छे से समझ लिया फिर उसको डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मोनोसैकेराइड आप अच्छे से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड के केमिकल फार्मूला में शर्त यह है कि जो केमिकल फार्मूला जनरलाइज्ड फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्या, CX वाटर होल ट्वाइस सॉरी होल Y। और शर्त यह है कि अगर मोनोसैकेराइड है तो X और Y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू 3 से 7 के बीच में होगी, ना ही 3 से कम और ना ही 7 से ज्यादा। ऐसी पाई ही नहीं गई है अभी तक। तो पॉसिबिलिटी है कि X और Y की वैल्यू बराबर हो और वो 3 के बराबर हो। एक पॉसिबिलिटी है X और Y की वैल्यू बराबर हो और 4 के बराबर हो। पॉसिबिलिटी है X और Y की वैल्यू बराबर हो और वो 5 के बराबर हो। पॉसिबिलिटी है X और Y की वैल्यू बराबर हो और वो 6 के बराबर हो। पॉसिबिलिटी है X और Y की वैल्यू बराबर हो और वो 7 के बराबर हो। मतलब आप समझ रहे हैं। फिर मोनोसैकेराइड फर्दर कितने कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइप के मोनोसैकेराइड पाए जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, कोई बताएगा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, कोई बताएगा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ अधिक। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ओनली, नॉट ओनली कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अगर एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई यहाँ पे है क्या भाई? एक्स नंबर ऑफ कार्बन है, पता है ना आपको, और वाई यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। ये बात पता होना चाहिए आपको, देख लीजिए फॉर्मूला में आप, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू 3 हुई तो ऐसे मोनोसैकेराइड को आप नाम देते हो ट्राइओज। क्या नाम देते हो? ट्राइओज। अगर एक्स और वाई की वैल्यू 4 हुई तो ऐसे मोनोसैकेराइड जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है उसको आप नाम देते हो टेट्रोज, TTROS, टेट्रोज। और अगर एक्स और वाई की वैल्यू बराबर हो और वो 5 के बराबर हो तो उसको आप नाम देते हो पेंटओज। अगर एक्स और वाई की वैल्यू बराबर हो और वो 6 के बराबर हो तो उसको आप नाम देते हो हेक्सोज। और अगर एक्स और वाई की वैल्यू बराबर हो और वो 7 के बराबर हो तो उसको आप नाम देते हो हेप्टोज। ये डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड हैं। अब आइए इसके एग्जाम्पल पर थोड़ा प्रकाश डालें। एग्जाम्पल इसके आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट वो जो मैं टिक लगा दूंगा। आ गया लाइट, 1 सेकेंड। चार्ज में, हाँ। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने, एटलीस्ट वो एग्जाम्पल तो याद रखने ही रखने हैं जो मैं बोलूंगा, जो मैं टिक लगाऊंगा। आइए, ट्रायोज शुगर में, ट्रायोज मतलब मोनोसैकेराइड जो, उसमें एक एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम है धाप। क्या नाम है? धाप। 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस धाप का फुल फॉर्म अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फिनॉल, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन
फिनॉल। क्लियर? तो ये क्या हो गया, एक ट्रायोज। अगला ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ये भी क्या है, ट्रायोज है। तीसरा पीजीएल, पीजीएल इनफैक्ट एक ग्लिसरल्डिहाइड ही है, नाम है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। अरे ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसमें आपको इन दोनों के बारे में एक बात बता दी, जितने भी शुगर बनते हैं ना सब इसी से बनते हैं, इवन जितने मोनोसेक्राइड वगैरह सब डिराइव्ड होते हैं सब इसी से बनते हैं। मैं आपको केल्विन साइकिल में बताऊंगा, केल्विन साइकिल में यही दोनों शुगर बनता है, ट्रायोज, और फिर इसी से सारे शुगर बनते हैं, जितने पॉसिबल शुगर हैं सब इसी से बनते हैं। इनफैक्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी से बनते हैं। और लो यस, तो इनके बारे में पॉइंट जो मैंने बताया नोट्स में लिखा हुआ है, ढंग से ध्यान रखना है। ये बात मैं आपको वहां पे भी बताऊंगा, जब मैं आपको केल्विन साइकिल पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस में, तो वहां पे भी याद दिलाऊंगा। ताप और ग्लिसरल्डिहाइड ये दो वो ट्रायोज हैं जिससे हर पॉसिबल शुगर बनता है, जिससे हर पॉसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है मॉडिफाई होकर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायोज। आइए टेट्रोज, टेट्रोज के एग्जांपल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक का नाम है इरेथ्रोज और एक का नाम है इरेथ्रुलोज। इरेथ्रोज और इरेथ्रुलोज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। अगला पेंटोज में खूब सारे एग्जांपल है, खूब सारे। कोई पेंटोज शुगर के दो एग्जांपल बताना चाहेगा, हाथ खड़ा करो। कोई पेंटोज शुगर के दो बताओ, ज्योति। सर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक हो जाएगा, और एक राइबोज शुगर, और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये दोनों ही शुगर बोला, आप समझ चुके हो। शुगर बोलते हैं वो तीन प्रॉपर्टी याद कर लेना, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज, ये दोनों ही पेंटोज शुगर है। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है कौन, डीऑक्सी। किस मैनर में, कि इस X+Y वाले कंडीशन को नहीं फुलफिल करता है। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक ऑक्सीजन की कमी है, नाम से लग रहा है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो एक ऑक्सीजन की कमी मतलब 4, तो राइबोज हो गया, डीऑक्सी राइबोज हो गया है। और बताऊं, जाइलूज, ये भी एक पेंटोज शुगर है, जाइलुलोज। और बताऊं, अरेबिनोज, अरेबिनोज, ये सब के सब क्या है, पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसमें, ये और ये तो कंफर्म याद होना चाहिए, पक्की। अगला हेक्सोज, इसमें भी बहुत सारे शुगर है। कोई बताना चाहेगा हेक्सोज शुगर का एक दो एग्जांपल, जो बताना चाहता है हाथ खड़ा करो। ग्लूकोज। पूछे थे तुमसे, कौन ये नियम को वायलेट किया जी, कौन है, अभिषेक था? हाँ, तुम वीडियो ऑन करके यस सर। कान पकड़ो सबके सामने, वीडियो ऑन करके कान पकड़ो, जिस भी कंडीशन में हो वीडियो ऑन करके कान पकड़ो जल्दी से, कैसा गलती नहीं करेंगे आगे अब। हाँ, बंद करो। क्लास में, मेरे क्लास में सब कुछ नियम के तहत होता है, हम सब बच्चा को मौका देना चाहते हैं, सबको यहाँ सब पैसा दिया है, सबका बराबर अधिकार है, सब इन्वॉल्व होगा मेरे साथ, कोई एक नहीं होगा, ठीक है, सबको मौका मिलेगा। चलो हेक्सोज का एक एग्जांपल है, बोल ही दिया, ग्लूकोज, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है। और कोई बताना चाहेगा, और कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल जो इधर उधर कहीं पढ़े हो, बताओ आती। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, तुम बताओगे इरहान, पता है कुछ इस दोनों के अलावा और कुछ? इस दोनों के अलावा वही बता सकता है जो डाइजेशन चैप्टर मेरे से पढ़ा है, एक एग्जांपल और उसको याद आ रहा होगा, नहीं याद है? गैलेक्टोज, याद आया? एक मैनोज,
मैनोज भी एक हेक्सोस शुगर है। इसमें ये चारों याद रख लेना, ये चारों इंपॉर्टेंट है, जो ये चारों कहीं ना कहीं अलग अलग चैप्टर में आते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, हेप्टोज। हेप्टोज का एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, सीडो सीडो हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। तो ये सारे के सारे क्या है, जितना मैंने टिक लगाए एटलीस्ट वो तो आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट ही हैं, मोनोसेक्राइड ही हैं, लेकिन फिर अलग अलग किस बेसिस पे हैं आप समझ चुके होंगे। अच्छा बताइए, सुनिएगा ध्यान से, क्या इनमें से किसी का भी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, यस और नो? यस वाले लोग हाथ खड़ा कीजिए। क्या इसमें से किसी का भी, जितना मैंने ब्लैक कलर से एग्जांपल लिखा है, क्या इसमें से किसी का भी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है? किन्हीं को लगता है नो? सही लगता है, इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, तभी तो मोनोसेक्राइड कहलाए। तो याद रखिएगा, जब मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, और उसके बाद फिर उसका डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, उसका डाइजेशन नहीं होता, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, और फिर वो अलग अलग पार्ट को दे। फिर उसके बाद उसका क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है। सेल रेस्पिरेशन इज केमिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डायरेशन इज केमिकली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये एक ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को संभाल के रखिए, काम आएगा आगे। सेल रेस्पिरेशन इज केमिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डायरेशन इज केमिकली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। डायरेशन में तब तक सब्सटेंस को तोड़ते जाओ जब तक वो सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो तो मोनोसेक्राइड में लास्टली कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेशन इज केमिकली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। किन्हों को समझ में आ गया सारी बातें? स्क्रीनशॉट जल्दी से, मोनोसेक्राइड खत्म। सर हाँ बोलिए। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ना? अच्छा फॉस्फेट होता है, मैंने फिनॉल लिखा है। फॉस्फेट, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिए। अब आपको हम जो, अब आप सोच रहे हो सर मोनोसेक्राइड पढ़ लिए खत्म हो गया, अब डाइसेक्राइड पढ़ेंगे क्या, मतलब ओलिगोसेक्राइड पढ़ेगा? नहीं, ओलिगोसेक्राइड में घुसने से पहले कई सारी बातें करनी, कई सारी बातें करनी। अच्छा, इसमें आपको किसका किसका स्ट्रक्चर पता है? इसका स्ट्रक्चर पता है, इसका स्ट्रक्चर पता है, इस तीनों का स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूंगा यहाँ। इसके अलावा इस दोनों का स्ट्रक्चर आज ही डिस्कस करूंगा, इस दोनों का स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब इसमें ऑलमोस्ट सारे मोनोसेक्राइड का, ऑलमोस्ट बोला है, ऑलमोस्ट सारे मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बोलोगे सर कर तो लिए क्लासिफिकेशन, अरे उस टाइम किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन, अब कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और अब है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि उस कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है एल्डोज, क्या होता है? एल्डोज, ये कार्बोहाइड्रेट का नाम है। और एक होता है कीटोज, कार्बोहाइड्रेट का नाम है। एल्टोज एंड कीटोज इज द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एल्डोज एंड कीटोज इज द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपने ही कहा ये दो अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, वो है कीटोन। अब मुझे बताइए कि अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और अगर इसमें कीटोन है, तो रीवा बताएगी जनरली हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली, फॉर्मूला CHO से। CHO से।
और कीटोन को C डबल बॉन्ड O से। C डबल बॉन्ड O से, ठीक है। ये कीटोन और ये एल्डिहाइड। तो किसी भी शुगर में अगर एल्डिहाइड हुआ तो एल्डोज, और अगर कीटोन हुआ तो कीटोज। ये ना एल्डोज एंड कीटोज इज द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल लेता हूँ, एक एक एग्जांपल में ट्रायोज का ही दोनों एग्जांपल ले लूंगा। अच्छा एक बार बताओ, मैं अगर बोलता हूँ ट्रायोज, तो ये मैंने ट्राई किस बेसिस पे बोला है? ट्राई बोला है इस बेसिस पे कि उसमें कार्बन की संख्या 3 है, ठीक है। तो आइए इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एल्डोज में, जिसका नाम है एल्डिहाइड है, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल ALTHYD। अच्छा पहले और कुछ टर्म बताता हूँ, सुनिए 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 सुनिए, एग्जांपल तो लेंगे ही। अगर एल्डोस कार्बोहाइड्रेट है तो उसको पहचानने का एक तरीका है सफिक्स, उसको नाम से पहचानने का तरीका है सफिक्स। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में आपको सफिक्स मिल जाए ओज, क्या मिल जाए? ओज, तो ये सफिक्स अपने आप में बताता है कि वो कार्बोहाइड्रेट एल्डोज है, वो कार्बोहाइड्रेट एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप रखता है वो। और अगर किसी के नाम के लास्ट में मिल जाए, यहाँ ओज बताया, यहाँ ओन, तो आप समझ लीजिएगा कि वो या तो ओन या तो यूलोज, यूलोज, ठीक है, या तो ओन या तो उलोज मिल जाए तो आप समझ जाइएगा, इसका माइक ऑन है बंद कीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि वो कीटोन ग्रुप रखने वाला कार्बोहाइड्रेट है। बोलिए सफिक्स सबको समझ में आया? ओज मिल जाए एल्डिहाइड, ओन या यूलोज मिल जाए तो कीटोन ग्रुप पर रखने वाला कीटोज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो एक्सेप्शन क्यों है मैं आपको ये भी बता दूंगा। एक एक्सेप्शन है, क्या? इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है सुनेगा ध्यान से। नाम क्या है कार्बोहाइड्रेट का? फ्रक्टओज। तो आपको नाम से क्या लग रहा होगा कि दिस फ्रक्टओज, ओज जो यहाँ पे लगा है तो ये एल्डिहाइड होगा, मतलब ये एल्डोज शुगर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एल्डोज है, सुनेगा ध्यान से, जो सॉरी जो कीटोज है, कीटोज है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि अगर नाम के लास्ट में ओज लगाओ तो वो तो एल्डोज होता है, कीटोज तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कीटोज होता तो नाम के लास्ट में उलोज या ओन लगना था। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, सिंगल ऐसा एक्सेप्शन है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास हैविंग ओज सफिक्स, ओज सफिक्स, बट वो कीटोज है। अभी एक्सेप्शन क्यों है मैं आपको बताऊं। इस फ्रक्टोज का नेमिंग, ये जो नेमिंग सिस्टम मैं अभी बता रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे नेमिंग सिस्टम, मतलब आईपीएससी, उससे पहले ही फ्रक्टोज का नेमिंग रख दिया गया था। ये पुराना नाम है फ्रक्टोज का, इसका रियल नेम नया नाम आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिविनुलोज है। मैं आपको बताऊंगा लिव यूनुलोज, मतलब उसमें लास्ट में यूलोज आएगा, लेकिन ये पुराना नाम है फ्रक्टोज। और ये नेमिंग आईपीएससी के पहले रख दी गई थी, जो रख दी गई थी तो आज तक गलत चल रहा है, तो हम लोग उसको एज एक्सेप्शन बता देते हैं। कितनों को बात समझ में आ गया कि फ्रक्टोज नाम के लास्ट में ओज लगा है लेकिन फिर भी वो है क्या? कीटोज, ठीक है। अब आइए जनरल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जनरल एग्जांपल। चलिए एक आध एग्जांपल इधर लेते हैं और एक आध एग्जांपल उधर लेते हैं। एल्डोज एल्डिहाइड होना चाहिए, तो देखिए पहले पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। अब आप बोलोगे सर इसके नाम के लास्ट में ओज नहीं लगा, अरे तो ओज लगना, एल्डिहाइड लिख तो रखा है, पूरा नाम ही एल्डिहाइड है, जरूरी थोड़ी है ओज सफिक्स होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन ओज सफिक्स है तो वो एल्डोज होगा, एक एक्सेप्शन को छोड़ के फ्रक्टोज। तो नाम से पता चल रहा है एल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अगला एग्जांपल ग्लूकोज, नाम से पता चल रहा है ओज लगा है लास्ट में, देखो यहाँ नाम से पता चल रहा है ये एल्डिहाइड है, ठीक है। चलो इधर दो एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं इधर। पहला DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन
एसीटोन, एसीटोन, ये देखो यहाँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, वो तो फॉस्फेट मैंने लगा दिया क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इसको हटाओ ना, फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, नाम के लास्ट में क्या है ऑन, एसीटोन, तो ये तो अपने पता चल रहा है कि कीटोन है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल ले लूं, बोलो कौन सा ले लूं, कोई सा भी जिसका लास्ट में नाम में उलोज लगाओ, ले लो, राइब्यूलोज, राइब्यूलोज, यहाँ पे बताया ना एक एग्जांपल, राइब्यूलोज नहीं बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल और ऐड कर लो, जैसे राइबोज है ना ऐसे ही राइब्यूलोज भी होता है, राइब्यूलोज भी होता है, ठीक है, तो राइब्यूलोज। अच्छा और एग्जांपल लूं यहाँ पे जिसका नाम के लास्ट में उलोज लगा हो, बस शर्त ये है, इरैथ्रुलोज, इरैथ्रुलोज। और एग्जांपल ले लूं, बोलो बोलो बोलो, जेल्यूलोज, जेल्यूलोज। तो इन सभी के नाम के अंत में क्या लगा है, या तो ओन लगा है, या तो उलोज लगा है, या तो उलोज लगा है, तो ये क्या है, कीटोज है। इसके नाम के लास्ट में एल्डिहाइड लग गया और या तो ओज लग गया, तो ये क्या है, एल्डिहाइड, मतलब ये एल्डोज कार्बोहाइड्रेट है। कितना कोई बात समझ में आ गई, हाथ रखिए जल्दी से, ये आपको नेमिंग हेल्प करेगा ऑप्शन को रिजेक्ट करने में। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए। अब बताइए कि अपने क्लास का टाइमिंग ओवर तो नहीं हुआ ना, मुझे बताना ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, अभी बताऊं या कल बताऊं, अभी बताऊं या कल बताऊं, चलो तुम लोग इतना पहले प्रैक्टिस करके आओ, फिर कल हम आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बताएंगे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, सुनो, ताकि कल हमारा कुछ टाइम बच जाए। मैंने आपको पहले भी बोला ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में, सुनेगा ध्यान से, किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन है, इसको कायरल कार्बन को सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। कायरल कार्बन का मतलब क्या, अनसिमेट्रिकल कार्बन, समझाया था पहले भी, याद है ना, अमीनो एसिड में भी समझाया था, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल कार्बन उस मॉलिक्यूल का कहीं ना कहीं पर अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सेंटर बनता है, और इस अनसिमेट्रिकल सेंटर को ही हम लोग स्टीरियो सेंटर कहते हैं, पहले बता रखा है स्टीरियो सेंटर कहते हैं, और ये स्टीरियो सेंटर जिम्मेवार होता है फॉर रोटेशन ऑफ, फॉर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब आज आपको हम समझा देते हैं इन शॉर्ट की पीपीएल क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं कहता हूं कि ये एक बल्ब है, ध्यान दीजिए, ये एक बल्ब है और ये बल्ब से लाइट निकल रही है, ये लाइट जो निकल रही है ये लाइट नॉन पोलर लाइट है, नॉन पोलर मतलब डिफ्यूज, इसको आप क्या बोलेंगे, नॉन पोलर लाइट और डिफ्यूज लाइट। इसका मतलब क्या, ये मैं बेसिक बात समझा रहा हूँ, ये आपके काम नहीं आएगा, बस समझा रहा हूँ कि पीपीएल क्या होता है, ठीक है, समझा दे रहा हूँ, अभी बार सोचे टाइम वेस्ट ना करें इसलिए। नॉन पोलर लाइट मतलब डिफ्यूज लाइट, इसका मतलब क्या है, इस लाइट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइट वेव में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक डायरेक्शन में ऐसा डायरेक्टेड नहीं है, अगर एक डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहता है तो उसको बोलते हैं पोलर, क्योंकि ये नहीं है तो इसको बोल रहे हैं नॉन पोलर या डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये बल्ब से जो लाइट निकला वो कैसा है, डिफ्यूज्ड है। अब आप क्या करो, एक मशीन आता है जिसको बोलते हैं पोलराइजर, ये बात आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ये बात आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पोलराइजर, इस मशीन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया देंगे फिजिक्स वाले सर। तो पोलराइजर के सामने बल्ब जला दो, तो इसमें से कुछ लाइट जो इस डायरेक्शन में, ये रहा पोलराइजर, इस पोलराइजर के अंदर बहुत कुछ लगा होता है, ये सब बात आपको फिजिक्स वाले बताएंगे, लेकिन इस पोलराइजर से जब नॉन पोलराइज्ड लाइट क्रॉस करेगा, ये जा रही है ना नॉन पोलराइज्ड लाइट, वो जब क्रॉस करेगा तो वो क्या करेगा, उस लाइट वेव के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक डायरेक्शन में पहले डायरेक्ट कर देगा, राइट, एकदम एक सीध में डायरेक्ट कर देगा, और उसके बाद इस पोलराइजर से जो निकलने वाली लाइट एग्जिट लाइट होगी वो लाइट पोलराइज्ड लाइट होगी, वो लाइट पोलराइज्ड लाइट होगी,
एक प्लेन में पोलराइज्ड होगी, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब पीपीएल। अब समझ में आएगा पीपीएल क्या है। तो पीपीएल नेचुरली नहीं पाया जाता, बनाया जाता है पोलराइजर से एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट होगा वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी वो डिफ्यूज नहीं होगी, वो किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी, और ऐसा लाइट को आप बोलोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब पीपीएल, राइट। अब क्या करो, आपको कोई भी मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, केमिस्ट्री में हो या बायो में हो, आपको ये पता करना है कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये इसलिए पता करते हैं कि क्या उसमें कोई एटम ऐसा है जो सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है, ये पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। कुल मिला के हम केमिकल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी करने के लिए पीपीएल का यूज करते हैं। तो आप क्या करो, उस मॉलिक्यूल को एक एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, एक टेस्ट ट्यूब लो या बीकर लो, और एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें एक्वस सॉल्यूशन है, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन, ओके। इस एक्वस सॉल्यूशन में आप उस मॉलिक्यूल को डाल दो, राइट। जब इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में आपने इसमें क्या डाला है, मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, इसमें आपने मॉलिक्यूल डाला है जिसका आपको पता करना था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, राइट। तो यदि इस टेस्ट ट्यूब में आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखिएगा ध्यान से, इधर से आई और अगर वो सीधे क्रॉस कर गई, आई सीधे क्रॉस कर गई, मतलब उसमें पूरे टेस्ट ट्यूब में कहीं से भी लाइट टर्न नहीं किया, जो पीपीएल जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन से सीधे चली गई, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल था उस मॉलिक्यूल में एक भी ऐसा सेंटर नहीं था जो अनसिमेट्रिकल हो, ओके। एक भी ऐसा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल सेंटर होता तो वो पीपीएल को रोटेट करता, लेकिन यहाँ रोटेट नहीं हुआ है, मतलब उसमें अनसिमेट्रिकल सेंटर अब्सेंट था। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाया जा रहा था, मतलब सिमेट्रिकल सेंटर था, अनसिमेट्रिकल सेंटर अब्सेंट था, इसीलिए ये पीपीएल को रेस्पॉन्ड नहीं किया, ओके। और ये पीपीएल को रेस्पॉन्ड नहीं किया, और यहाँ पर ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे वो लाइट को रेस्पॉन्ड नहीं किया, इसीलिए आप इस मॉलिक्यूल को जो अनसिमेट्रिकल सेंटर रखता है उस मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी बोल दोगे, तो उस मॉलिक्यूल को आप बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वो पीपीएल को रेस्पॉन्ड नहीं किया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कितनों को बात समझ में आ गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है इसलिए इसको बोला ऑप्टिकल इनएक्टिव एक्टिविटी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बात समझ में आ गई। अगला एक कंडीशन ये हो सकता था, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है मैं इधर बना रहा हूँ, एक कंडीशन ये हो सकता था कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, और टेस्ट ट्यूब में डाला एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में डाला आपने, एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाला क्या, मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाला मॉलिक्यूल डाला, और ये मॉलिक्यूल जो आपने इसमें डाला है आपको इसके बारे में पता करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहले तो ये तो पता कर लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इससे आप इस पे डालिए पीपीएल, पीपीएल कहाँ से आएगा मैंने आपको सिखा दिया, पोलराइजर से डेवलप करते हैं पीपीएल, लैब में फिजिक्स वाले करके देते हैं, वो पूरा सेटअप लगा देते हैं, ठीक है, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे इस पीपीएल के बारे में। तो ये पीपीएल आपने डाला टेस्ट ट्यूब में, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब इस टेस्ट ट्यूब के बाद जब लाइट क्रॉस की इस टेस्ट ट्यूब को, तो लाइट जिस एंगल से जिस प्लेन में आ रही थी, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन से लाइट आ रही थी, तो वो लाइट थोड़ा सा टिल्ट कर गई विथ सम एंगल, कुछ एंगल बनाते हुए उस प्लेन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए वो लाइट, ये एंगल यहाँ ये है, सॉरी ये प्लेन था, एंगल ये है, तो इस एंगल के साथ वो लाइट क्या हो गई, टिल्ट हो गई। तो ये जो आप देख रहे हो ये पीपीएल था, मगर ये जो आप देख रहे हो ये शिफ्टेड पीपीएल है, जिसको शिफ्ट किया है मॉलिक्यूल ने, शिफ्टेड पीपीएल है। तो उस मॉलिक्यूल का कोई एगो मॉलिक्यूल थोड़ी है मिल रहा, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, बहुत सारा है। तो आपने देखा सारा का सारा लाइट टिल्ट कर गया अपने प्लेन से, सारा का सारा लाइट टिल्ट कर गया अपने प्लेन से। यहाँ पे बैठा दो ऑब्जर्वर को, इस प्लेन पर ऑब्जर्वर को बैठा दो, ये ऑब्जर्वर है, इस प्लेन में ऑब्जर्वर है, मतलब ये ऑब्जर्वर ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे सो के देख रहा है, ये उसके लिए प्लेन है। और इस पर्सन के लिए ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, राइट,
और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, लेफ्ट। ये बात कितनों को समझ में आ रहा है? ये है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को यहाँ मैंने सुता दिया, मैंने कहा तुम अपना राइट डायरेक्शन बताओ और तुम अपना लेफ्ट डायरेक्शन बताओ, तुम्हारे लिए प्लेन है, तुम इस पर सूत जाओ। तो वो बोला सर ये मेरे लिए राइट डायरेक्शन और ये मेरे लिए लेफ्ट डायरेक्शन। ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ बैठा दिया। तो अब वो ऑब्जर्वर बोल रहा है कि सर आप बोल रहे हो कि आप लाइट मेरे प्लेन में भेज रहे हो, लेकिन मुझे तो लाइट मेरे प्लेन में मिल ही नहीं रहा है, लाइट तो मेरे प्लेन से विथ x डिग्री शिफ्टेड मिल रहा है राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो भी है इसमें, उन्होंने पीपीएल को रेस्पॉन्ड किया है, और इन्होंने पीपीएल को रेस्पॉन्ड किया है तो ये कंफर्म है पीपीएल को रेस्पॉन्ड अनसिमेट्रिकल सेंटर ही करता है। और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल सेंटर कायरल कार्बन होगा। जो अनसिमेट्रिकल कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप चाहे जो भी हो वो अलग अलग होंगे, ABCD होंगे, वो अलग अलग होंगे। यहाँ C कार्बन है और ये ABCD ग्रुप है, इमेजिनेशन ग्रुप है, इमेजिनेटेड ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसने पीपीएल को रिस्पॉन्ड किया है, इसका मतलब इसके पास अनसिमेट्रिकल सेंटर मतलब कायरल कार्बन है। और चूंकि इन्होंने पीपीएल को रिस्पॉन्ड किया है, इसीलिए आप इस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। बात क्लियर है? तो समझ में आया ऑप्टिकली एक्टिव है? अरे बोलो। अब बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लाइट इधर से आई और वो राइट में नहीं लेफ्ट में शिफ्ट कर गई उतने ही एंगल से। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल कोई एक ही बिहेवियर शो करेगा। फिर बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल कोई एक ही बिहेवियर शो करेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल का अलग अलग दो बिहेवियर शो करने वाले मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक मॉलिक्यूल तो राइट में ही शिफ्ट कर सकता है, लेकिन उसी का कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा जो लेफ्ट को शिफ्ट कर सकता है। एक सिंगल मॉलिक्यूल या तो लेफ्ट या तो राइट को शिफ्ट करेगा, लेकिन उसके एक और मॉलिक्यूल पाए जाते होंगे नेचर में जो शिफ्ट कर सकता है दूसरे डायरेक्शन में जो उसके पहले वाले करते थे। कितनों को मेरी बात समझ में आई? याद कर रखिए जल्दी से। और जो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, ऐसे ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हो। मतलब डेक्स्ट्रो वर्ड आया मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। तो हो सकता था कि ये टेस्ट ट्यूब है। ये सारी बातें आपको लिखनी नहीं है, सब बात आपको ऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाएंगे, बस बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकता था कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें मॉलिक्यूल है, कई सारे मॉलिक्यूल है जिसके बारे में पता करना चाहते हो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। और आपने डाला इसमें पीपीएल कहां से आया? पोलराइजर से बनाया, और यहाँ पे बैठाया ऑब्जर्वर को। ये उसके लिए राइट है, ये उसके लिए लेफ्ट है, ये उसका प्लेन है। और आपने ऑब्जर्व किया कि लाइट जो है जो प्लेन पोलराइज्ड है वो टिल्ट कर गई लेफ्ट डायरेक्शन में विथ सम एंगल फ्रॉम दैट प्लेन, और मैं बता दूं ये जो लेफ्ट डायरेक्शन में लाइट को पीपीएल को शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पीपीएल को रेस्पॉन्ड किया है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास अनसिमेट्रिकल सेंटर है, इसका मतलब इसके पास कायरल सेंटर है, और इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पीपीएल को रेस्पॉन्ड किया है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव है और वो अगर लाइट को रेस्पॉन्ड कर रहा है पीपीएल को और वो शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को ही हम लोग लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। ट्रिक भी बताया था, L4 लीवो, L4 लेफ्ट। जो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा वो लीवो, और जो लेफ्ट में नहीं करेगा वो राइट में करेगा तो डेक्स्ट्रो। और अगर कोई एक कंपाउंड उसका कोई डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो उसका लीवो फॉर्म भी होगा। और मैं आपको बता दूं ये डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये बात मैं आपको कल एग्जांपल से भी समझाऊंगा। और ऐसा आइसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं वो आपस में एक दूसरे के इनएंसियो आइसोमर कहलाते हैं।
क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, बोलिए। शिवानंद कोई दिक्कत? यस सर, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है कहीं। तो फिर से सुनिएगा लेक्चर, लेक्चर फिर से सुनिएगा। इसमें वैसे केमिस्ट्री कुछ है नहीं, फिजिक्स है, ठीक है, बेसिकली ये फिजिक्स है। मैं एक बार फिर से, टाइम कितना है मेरे पास? 2 मिनट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाला। अगर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे राइट शिफ्ट किया था तो हमने बोला कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट किया तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और अगर लाइट को रेस्पॉन्ड कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मतलब उसके पास अनसिमेट्रिकल सेंटर है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल सेंटर ही, अनसिमेट्रिकल सेंटर उसी को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, वही पीपीएल को रोटेट कर सकता है, सिमेट्रिकल सेंटर नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन तो होना ही चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो पीपीएल को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर पीपीएल को रोटेट किया लेफ्ट में तो लीवो, राइट में तो डेक्स्ट्रो, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैंने समझा दिया है। बाकी इस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी आप कार्बोहाइड्रेट के नाम पर कुछ भी मत पढ़िए एनसीईआरटी से, कल पढ़िएगा, एक साथ बहुत सारा पढ़ने देंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जल्दी बोलिए। अभी से कोई डाउट? नो सर। अतीक, No, sir. इरहान, ज्योति, No, sir. रिभा, No, sir. शिवानंद, नो सर। अतीक, No, sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना पढ़ के आइएगा तब कार्बोहाइड्रेट और भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।